प्यारे बच्चों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और मैं आपका सबसे पसंदीदा चैनल एग्जाम फ्लक्स पर स्वागत करता हूं। और आज का जो क्लास होने वाला है आपका संस्कृत व्याकरण। आपका एग्जाम में जो पूछ आएगा क्वेश्चन संस्कृत से और संस्कृत व्याकरण से, जो बुक है आपका ट्यूशन उससे और संस्कृत व्याकरण से आप सिलेबस भली भांति जान रहे होंगे। और अभी हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि व्याकरण पढ़ना कितना जरूरी है। अगर हम व्याकरण नहीं देखते हैं तो कितना हम कम क्वेश्चन बना सकते हैं। और कम पढ़ाई करके, आज बेसिक क्लास होगा, कल से हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज की क्लास यदि आप नहीं देखेंगे तो कल से आपको समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे। पहले हम सिलेबस की ओर चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे एग्जाम में क्या क्या आपको पूछा जाएगा वह हम आपको बताना चाह रहे हैं। परीक्षा में आपका एग्जाम में कितने अंक आता है, कितने अंक का आता है, कितने अंक का आता है, यह पहले देख लीजिए। बहुत आसान भाषा में, यानी जिसको सिलेबस कहिए या पाठ्यक्रम कहिए, पाठ्यक्रम हम लोग देख लेंगे। तो पाठ्यक्रम में देखिए वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव आपका 100 रहता है ना, यह तो आप जानते हैं संस्कृत में 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 नंबर का भी क्वेश्चन रहता है और आधा ही बनाना होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो देखेंगे, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से 55 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी से देखने के लिए मिलेगा व्याकरण से। इतना ही नहीं, अब सब्जेक्टिव में जाइए, सब्जेक्टिव की बात करें हम लोग तो सब्जेक्टिव में निबंध, अब निबंध जाकर बात करेंगे, निबंध की बात करें तो हम लोग कहेंगे 13 नंबर, निबंध की बात करें तो हम लोग कहेंगे 13 नंबर। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका रहेगा 7 नंबर। पत्र लेखन की बात करें तो यह 6 नंबर रहेगा, समझ गए। और क्या रहेगा, अनुवाद आपका एक और रहता है अनुवाद, यह सब सब्जेक्टिव में आएगा, यह 6 बनाना रहता है और बहुत सारा दिया हुआ रहता है जो हल्का होता है ये। तो देखिए व्याकरण का पाठ यदि कहे 13 7 20 14 6 12, 13 7 20 6 12 नहीं, पत्र लेखन 8 नंबर, सॉरी बच्चों, पत्र लेखन 8 नंबर का रहता है। पत्र लेखन कितना रहता है, 8 नंबर का रहता है, यह ध्यान से रखेंगे याद। पत्र 8, 2 पत्र लिखना है 4 नंबर का। देखिए 13 7 20 8 6 14 यानी 34 नंबर ए, अब 55 नंबर ओ, और ये दोनों जोड़ देते हैं तो 9 8 यानी 89 नंबर का पूरा ग्रामर आपका रहता है। और कम समय में पढ़कर आप इतना स्कोरिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से आप स्कोरिंग कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताएंगे, अभी एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे और इतना बेसिक से आप कहिए नहीं हम कितना बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से, इसमें कोई हम लोग ज्यादा थी नहीं करेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। और कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे यह देखिए। टॉपिक्स की अगर बात करें हम लोग तो पहला टॉपिक की अगर बात करें तो हम लोग पहले वर्ण पढ़ लेंगे। उससे ऐसे तो हो सकता है हम लकार पढ़ ले पहले, ऐसा नहीं है कि पढ़ेंगे। तो हम बारी बारी से कितना टॉपिक हमको पढ़ना है जिसमें कि मैं 55 मार्क्स स्कोर कर सके ऑब्जेक्टिव में और 34 मार्क्स सब्जेक्टिव में स्कोरिंग कर सके। तो एक पढ़ लेंगे वर्ण। दूसरा हम टॉपिक जो बात करें हम लोग संधि पढ़ लेंगे। तीसरा यदि टॉपिक की बात करें हम लोग धातु रूप, यानी जिसको लकार कहते हैं, धातु रूप जिसको आप लाकार कहते हैं वह पढ़ लेंगे, समझ गए। लाकार में आकर नहीं होता है प्यारे बच्चों, लकार पढ़ लेंगे जिसको आप काल कहते हैं हिंदी में। तो चौथा यदि पढ़ने की बात करें तो कारक रूपावली पढ़ लेंगे जिसको हम विभक्ति कहते हैं। यदि 5वां टॉपिक की बात करें तो हम लोग उपसर्ग पढ़ लेंगे, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लेंगे। आप जानते हैं उपसर्ग प्रत्यय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में उल्टा के देख लीजिए, कितना बहुत ज्यादा क्वेश्चन यही टॉपिक से पूछा जाएगा, समझ गए। तो 6 नंबर में समास पढ़ लेंगे। 7वां नंबर की यदि बात करें
तो हम लोग शब्द रूप देख लेंगे। बस आपका इतना कर लेने से पूरा व्याकरण का सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना नहीं पढ़ना है तो हम कहते हैं इसको हटा भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। समझ गए, आप संधि पढ़ ले सकते हैं, समझ गए, इसको संधि पढ़ सकते हैं, और एक शब्द रूप पढ़ सकते हैं, दूसरा धातु रूप पढ़ सकते हैं, तीसरा हम लोग क्या करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लेंगे, चौथा समाप्त पढ़ लेंगे, और पांचवा कारक पढ़ लेंगे। यह कारक कहिए या कारक रूपावली या विभक्ति कहिए, यह 6 ही टॉपिक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। यह वर्ण विचार छोड़ भी देंगे तो चलेगा, उससे क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। समझ गए, और इतना यदि पढ़ लेते हैं तो हम आपको गारंटी दिलाता हूं कि सिर्फ इस चैप्टर से, आपका इस टॉपिक से, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देखेंगे तो इस टॉपिक से 2023 रहे, 24 रहे, 25 रहे, जाकर देखिए दोनों पाली मिलाकर 30, 25 ऐसा 25 नंबर, 30 नंबर, 28 नंबर तक का सवाल पूछा गया है। तो हम लोग क्यों ना इसको पढ़ लें, हम लोग बहुत अच्छा से क्यों ना इसी को पढ़ लें। जो फालतू समय हम लोग व्यतीत करेंगे उससे तो बढ़िया है जो जरूरी चीज है वह पढ़ ले हम लोग। समझ गए, तो अब हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं आपके सामने, बहुत ही बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। अभी से बेसिक क्लास हम लिखे हुए हैं थंबनेल में, अब उसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पहले कहेंगे आपको लिंग के बारे में बताते हैं। लिंग कितना होता है संस्कृत में, तो आप कहिएगा सर जी लिंग भी संस्कृत में 3 होता है। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। तीसरा क्या होता है, नपुंसक लिंग। आप लिखते जाएंगे, जिसको निर्जीव भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, निर्जीव भी कहते हैं। इतना बात याद रखेंगे। जैसे इसका उदाहरण की यदि बात करें हम लोग, तो जैसे इसका उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा छात्र। जैसे पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिसमें महिला जाति का, लड़की का बोध हो, यानी महिला का बोध हो, तो छात्रा हो गया। और ये निर्जीव का बोध हो, जैसे पुस्तकम, फलम, पुस्तकम, यह सब यह हो गया। समझ गया। और इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे हम संस्कृत में लिखना चाहे तो इसको लिखते हैं बालिका, बालका, बालिका नहीं सॉरी बालक है ये बालिका, तो ये बालका लिख सकते हैं, इसको बालिका लिख सकते हैं, बालिका, या संस्कृत में हम लिख सकते हैं। समझ गए। और इसको पुस्तकम लिख सकते हैं, या इसको पुस्तकम तो पहले लिखे हैं। समझ गए। तो यही तो हुआ 3 इसमें लिंग होता है। यह तीनों लिंग को आपको बहुत सुंदर से याद रखना होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गए। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर आते हैं जिसको पढ़ते हैं पुरुष। लिंग के बाद हम आपको बताना चाह रहे हैं, सॉरी बच्चों, लिंग के बाद हम आपको बताना चाह रहे हैं पुरुष। क्या बताएंगे, पुरुष। पुरुष क्या है ये आप समझिए, कितना प्रकार के होता है यह भी हम जानेंगे। पुरुष जो है 3 प्रकार का होता है। पुरुष कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष आप समझिए, इसमें हिंदी से अलग होता है। देखिए प्रथम पुरुष में हिंदी में होता था बोलने वाला, लेकिन यहाँ होता है जिसके बारे में बोला जाए। यह होता है जिसके बारे में बोला जाए, बारे में बोला जाए, वह कहलाता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे रामा हो गया, सा हो गया, मतलब वाह हो गया, राम, श्याम, सीता, नाम उम होगा, ये प्रथम पुरुष में आएगा। और सुनने वाला जो होगा ना, सुनने वाला जो होगा वह किसमें कहलाएगा, मध्यम पुरुष में कहलाएगा। जैसे त्वम हो गया, त्वम मतलब तुम हो गया, तुम लोग हो गया, तुम दोनों हो गया, यह सब सुनने वाला में आएगा, यह समझ लीजिए। और अंतिम में जो है आपका यह उत्तम पुरुष, यह बोलने वाला होता है। यह क्या होता है, बोलने वाला। बोलने वाला में जैसे क्या होता है, मैं, यानी अहम हम कह सकते हैं। बोलने वाला में अहम कह सकते हैं, मैं। अहम का संस्कृत क्या होता है, हिंदी क्या होता है, मैं होता है। इतना बात आप लोग बहुत बेहतरीन से समझ गए होंगे कि
ये लिंग कितना होता है? 3 होता है। और हम क्या बताए हैं आपको, पुरुष कितना होता है? तो 3 ही होता है सर जी। उसमें मध्य प्रथम पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में बोला जाता है। मध्यम पुरुष सुनने वाला, उत्तम पुरुष बोलने वाला, जैसे मैं, तुम, आई हो जाएगा वह, राम, सीता, गीता। इतना बात आप बहुत ही लाजवाब तरीके से जानते हैं। अब हम तीसरा चीज पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी आज बेसिक क्लास होगा, कल से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वचन देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वचन। अब वचन कितना होता है? तो आप कहिएगा सर वचन भी 3 होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। बहुवचन होता है, जबकि आपका जो है हिंदी में 2 ही वचन होता है, एक वचन, बहुवचन। जैसे हम बात करें यहाँ छात्रा की बात करें, जैसे हम कह लें एक छात्र की बात हो तो हम लोग कहेंगे छात्रा। 2 छात्र का बात हो, 2 छात्र का बात हो तो हम कहेंगे छात्रों। छात्रों कैसे कहेंगे यह सब बताएंगे, ऐसा नहीं, पहला टॉपिक तो यही रहेगा, अभी बताएंगे। और बहुत सा छात्र की बात हो तो हम लोग कहेंगे छात्रा, समझ गए? छात्रा, छात्रों, छात्रा, समझे? यहाँ आकर है, यहाँ आकर नहीं। यही व्याकरण है, जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना आवे, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। कोई भी भाषा का व्याकरण क्या होता है? शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण को लेते हम शुद्धता के लिए पढ़ते हैं, इसलिए यह पूरा देखेंगे। जैसे हम दूसरा लिख सकते हैं बालकः, क्या लिख सकते हैं? बालकौ। द्विवचन में इसमें देखिए 2 का बोध हो और इसमें बहुत सा बालक का बोध हो तब हम बालकाः कहेंगे, समझ गए? यही हुआ एक वचन, द्विवचन। इसको तो आप परिभाषा आराम से दे सकते हैं। अभी तक आपने देख चुके हैं कि लिंग क्या है, पुरुष कितना होता है और वचन कितना होता है। यह तीनों हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। जैसे हम आपको बताए थे, अभी तुरंत बताए थे, लिंग क्या है, लिंग कितना प्रकार का होता है, पुरुष कितना प्रकार का होता है, और उसके बाद वचन कितना प्रकार का होता है। तो लिंग हमने आपको बताया था 3 प्रकार, यानी पुल्लिंग, दूसरा बताया था स्त्रीलिंग, तीसरा क्या बताया था? नपुंसक। नपुंसक, समझ गए? और पुरुष भी हमने 3 बताया था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन भी 3 बताया था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी यह तीनों आपका 3-3 है। यह तीनों क्या है आपका? 3-3 है, लिंग, वचन और पुरुष। लिंग आपको हम बताए थे, जो पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग कहते हैं, और निर्जीव का बोध हो तो नपुंसक कहते हैं। यह 3 होता है। और पुरुष भी बताया मैं आपको कि प्रथम पुरुष किसको कहता है? जिसके बारे में बोला जाता है, लेकिन हिंदी में वह नहीं, बोलने वाला प्रथम पुरुष कहलाता है। संस्कृत में अलग होता है इसलिए यह, लेकिन मध्यम पुरुष एक ही होता है। जैसे कि हम यह प्रथम पुरुष की बात करें हम लोग, तो यह हुआ सह, मतलब वाह, और सब नाम देखिए, राम हो गया, सीता हो गया, यह सब क्या है? आप यहाँ पर वो नहीं है, लेकिन उसके बारे में आप बोल रहे हैं, तो यह प्रथम पुरुष कहलाएगा। मध्यम पुरुष सुनने वाला, जैसे तुम हो गया, तुम लोग हो गया, यानी संस्कृत में हम बात करें तो त्वम हो गया। और उत्तम पुरुष क्या हो गया? जिसके बारे में बोला जाए, जैसे हाँ मैं, नहीं सॉरी बच्चों, बोलने वाला उत्तम पुरुष क्या होता है मेरे बच्चों? कि बोलने वाला जो होता है ना, बोलने वाला, वही उत्तम पुरुष कहता है। और सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जाए वह क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष कहलाता है। तो इतना बात, जैसे बोलने वाले में कौन है? मैं हो गया, हम हो गए, हम लोग हो गए, समझ गए? तो यह सब हम सब, यह सब आप लोग याद रखेंगे बहुत अच्छा से। आपको उम्मीद करता हूं कि यह याद भी हो गया होगा। यदि आज की क्लास आप मिस कर रहे हैं तो आप
आपको आगे परेशानी हो सकता है यदि कभी संस्कृत नहीं पढ़े हैं। आप पढ़े लिखे हैं, पहले से जानकार हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ संस्कृत नहीं आता है तो कोई कहेगा संस्कृत थोड़ा सा बोल के सुनाइए, तो अभी जो हम लिख रहे हैं वही आप बोल के सुना सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष थोड़ा सा बनाने दीजिए तब हम बताते हैं। प्रथम पुरुष में होता है सह तौ, प्रथम पुरुष में होता है सह तौ ते, यानी सह मतलब होता है वह, और ते मतलब होता है वे दोनों, और तौ मतलब होता है वे दोनों, ते मतलब होता है वे लोग या वे सब, वे सब, समझ गए या। और मध्यम पुरुष की बात करें हम लोग, मध्यम पुरुष की यदि बात करें, मध्यम पुरुष की यदि बात करें तो होता है आपका, बहुत आसानी से हम कह सकते हैं, सुनने वाला होता है त्वम, समझिए। मध्यम पुरुष की बात करें हम लोग तो होगा त्वम, तुमो है प्यारे बच्चों, और युवाम, त्वम युवाम, यूयम, यानी इसका हिंदी अगर बात करें हम लोग तो हो जाएगा तुम, तुम मतलब तुम, ये हो जाएगा तुम दोनों, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम लोग या तुम सब, तुम लोग या तुम सब। यह आप कह सकते हैं इसका हिंदी। आप इसको अंडर ब्रैकेट भी कर सकते हैं क्योंकि वह संस्कृत में ऊपर दिया हुआ है। और एक बचा आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के बारे में बोलने वाला होता है इसमें उत्तम पुरुष, तो वह भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत शब्द आसानी से उत्तम पुरुष के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो उत्तम पुरुष में बोलने वाला कौन होता है, मैं होता है, यानी अहम होता है। अहम मतलब मैं, अहम आवाम, इसको याद करना होगा आपको। अहम आवाम, अहम आवाम बयाम होता है, अहम आवाम बयाम होता है। इतना बात आपको बहुत सुंदर से याद होना चाहिए। अहम मतलब होता है मैं, यहाँ होता है हम दोनों, ये होता है एक ही होगा हम दोनों, और ये होता है हम लोग या हम सब, हम लोग या हम सब, समझ गए। इतना बात यदि आप बहुत सुंदर से समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। थोड़ा सा बेसिक, सबसे बेसिक आपका यही है। यह आप कह सकते हैं एक वचन, वचन भी अगर लिखना चाहे तो यह होगा आपको द्विवचन, यह हो जाएगा आपका बहुवचन, समझ गए। हम वचन यहाँ लिखे हैं, इसमें आप लोग लिख लेंगे वचन, समझ गए। इतना बात आप कह सकते हैं। तो आप इसको आप याद रखिएगा। यदि यह कैसे प्रयोग होगा, क्या लाभ है, वह भी हम बताएंगे। जैसे इसको पहले आप याद कीजिएगा। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, प्रथम पुरुष में जिसके बारे में बोला जाए, यहाँ पर नहीं है वे दोनों वे लोग, समझ गए। राम सीता गीता। तो इसको यदि आपको याद होता है तो कोई कुछ कहता है कि संस्कृत में कुछ बोल के सुनाओ, तो आप इतना बात बोल के सुना सकते हैं कि सह तौ ते त्वम युवाम युवाम अहम आवाम बयाम, अहम आवाम बयाम, सह तौ ते त्वम युवाम युवाम, त्वम युवाम युवाम अहम आवाम बयाम, अहम आवाम बयाम। अगर 10 बार बोलेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से यह आपको बन जाएगा, समझ गए। कहिए कि सर यह क्यों लिखा है, तो हम आपको बताते हैं। जैसे हम लिखेंगे वह लड़का है, वह लड़का, सॉरी बच्चों लकड़ी लिखा जा रहा है, लड़का है, वह लड़का है। तो इसका संस्कृत आप कैसे बनाइएगा प्यारे बच्चों। वह का तो आप संस्कृत जानना होगा, लड़का का तो जानना होगा, है तो जानना होगा। तो इसके लिए आपको वह का होता है सह, क्योंकि यहाँ बताए हैं वह एक वचन में है, तो वह को होता है सह, लड़का को होता है बाल का, और है का होता है अस्ति। बस हो गया। देखिए कितना आसान से आप संस्कृत सीख लिए। कोई भारी है संस्कृत, कोई भारी नहीं है। आप जो अगर कह रहे हैं भारी, तो यह दिक्कत है, समझ गए। अभी हम आपको बताएंगे बहुत सुंदर सुंदर संस्कृत लिखना। और उससे पहले आप एक, जैसे कि हम लिख सकते हैं वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, यह भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक का संस्कृत अलग होता है। क्या होता है एक का संस्कृत, वह हम बताते हैं
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में अलग अलग एक का होता है। जैसे हम एक की अगर लिखने के लिए कहे तो यदि पुल्लिंग रहे तो एक को हम लोग लिखते हैं एकाह, एक को लिखते हैं एकाह। अगर स्त्रीलिंग रहे तो एक को क्या लिखते हैं, यह भी देखिए। यदि नपुंसक रहे, नपुंसक यानी निर्जीव रहे, तब हम लोग क्या करते हैं, इसका होगा एका, इसका होगा एकम। समझ गए, यह आपको याद करना होगा। अभी जैसे हम आपको बताए हैं, ये पुल्लिंग मतलब होता है, जैसे यह लड़का की बात कर रहे हैं पुल्लिंग, जैसे हम लिख सकते हैं, यह भी तो आपको लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है। यह भी कह सकते हैं यहाँ एक लड़की है। यह भी कह सकते हैं यहाँ एक फल है, फल है, सॉरी बच्चों, फल है। तो देखिए यह सबको सेंटेंस हम बना सकते हैं। यहाँ आप वह एक लड़का है, लड़का है तो लड़का के लिए एक की पुल्लिंग होता है लड़का, तो एक के लिए एका प्रयोग करेंगे। देखिए हम लोग करेंगे, वह का क्या होता है सह, आप जान रहे हैं। एक का क्या होता है एका होता है, और लड़का का क्या होता है अभी देखे हैं बाल का होता है, इसका होता है अस्थि होता है। कोई दिक्कत है, हो गया संस्कृत। आपको 6 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। संस्कृत में अनुवाद 6 अनुवाद कीजिएगा तो 6 नंबर मिलेगा। कितना आसान है यह देखिए। अभी तो हम आपको कुछ बताए नहीं, तब पर भी बना पा रहे हैं कितना आसानी से, इसलिए आप समझिए थोड़ा सा। उसके बाद हम जैसे लिखेंगे यहाँ एक लड़का है, तो आपको यहाँ का संस्कृत जानना होगा, एक का जानना होगा, लड़का का जानना होगा। यहाँ भी पुल्लिंग है तो एक का हम यही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम क्या बना लेंगे बताइए। यहाँ का संस्कृत होता है अत्र, यहाँ का संस्कृत होता है अत्र। यहाँ लड़का है तो हम कहेंगे एका, लड़का है तो हम कहेंगे एका। और बालका, एका बालका अस्ति, एका बालका अस्ति। देखिए बन गया संस्कृत। यहाँ एक लड़की है, आप देखिए यहाँ का तो संस्कृत हम अत्र प्रयोग कर लेंगे, एक का यहाँ एका नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक का संस्कृत स्त्रीलिंग है तो हम एका करेंगे, एका यहाँ लिखेंगे एका। यहाँ बालिका, यहाँ बालक लड़की का होता है बालिका अस्ति। देखिए कितना आसानी से हो गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ का यदि हम यहाँ करें, यहाँ मान लीजिए वहां लिख देंगे, वहां का संस्कृत जानना होगा। वहां का संस्कृत क्या होता है आप बताइए। वहां का होता है तत्र, तत्र। यहाँ देखिए ना तो लड़का है ना लड़की है, फल है, निर्जीव चीज है, तो हम एकम प्रयोग करेंगे। एक के लिए एकम फलम अस्ति, एकम फलम अस्ति। अभी हम बताएंगे उसको फलम क्यों लिखा जाता है आगे चल के, तत्काल आप इतना बात समझिए। देखिए आपको यह थोड़ा सा पढ़ने से, सहतौते पढ़ने से आपको कितना ज्ञान हो सकता है, यह बात समझ सकते हैं। समझ गए, आप छोटा छोटा वाक्य बना सकते हैं। हम यह भी बना सकते हैं वे दोनों लड़के हैं, समझ गए, तो वे दोनों लड़के हैं तो उसके तो प्रयोग करेंगे। वे सब लड़के हैं तो ते प्रयोग करेंगे। समझ गए आप, बस ऐसा ही हम लोग इसमें बना सकते हैं। बहुत आसान से इसको बना सकते हैं, कोई भी परेशानी करने की बात। और एक चीज आपको जानते हैं, आपको बहुत सुंदर चीज बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा चीज कि संस्कृत बहुत सुंदर चीज है। क्या सुंदर है, आज बेसिक क्लास है तो हम लोग बेसिक ही चलेंगे। जैसे हम क्या कहेंगे, हिंदी में लिख के देखते हैं। देखिए राम वृक्ष पर चढ़ता है, यह लिख दिए, राम वृक्ष पर चढ़ता है, यह समझ गए। तो अब क्या होता है, यदि संस्कृत की यदि बात करें, अगर इसको उल्टा करने की बात करें, तनी को समझ लीजिए, थोड़ा सा समझिए, आप हल्का समझ लीजिएगा ना, बहुत हो जाएगा। अगर इसका क्रम बदल देंगे तो कोई मतलब ही नहीं होगा। सिर्फ इसको इधर इसको इधर कर देंगे तो कोई मतलब नहीं। देखिए ना, वृक्ष राम पर चढ़ता है, तो देखिए इसका कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, कोई मतलब ही नहीं होता है। वृक्ष राम पर चढ़ता है, कोई मतलब होता है। और इंग्लिश में भी आप थोड़ा सा बदल दीजिएगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। समझिए, क्रम नहीं बदल सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। यह हिंदी हुआ ना, आपको इंग्लिश में भी लिख के दिखाते हैं। इंग्लिश में जैसे लिखेंगे राम क्लाइम्स, समझ गए, ऑन द ट्री,
तो यह हो गया, इसका शुद्ध हो गया, यह सही है। देखिए हिंदी में यह सही था, यह गलत है। इंग्लिश में यह सही है, यदि इसका हम बदल देकर हम लिख सकते हैं द ट्री क्लाइव्स ऑन राम। तो यह पूरी तरह से आपका गलत हो जाएगा, समझ गए, यह पूरी तरह से गलत हो जाएगा। लेकिन संस्कृत की यदि बात करें आपको तो वह लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। यह संस्कृत की यदि बात करें तो देखिए क्या लाजवाब है। हम लिखेंगे राम रामः वृक्षे, वृक्ष में होता है तो वृक्षे होगा, ये हम कहते हैं कर्ता ने कर्म को। अब पढ़ाएंगे ने कारक तो हम आपको बताएंगे, समझ गए। तो यहाँ होगा रामः वृक्षे आरोहति, आरोहति। तो इसका मतलब होता है राम वृक्ष पर चढ़ता है। लेकिन इसको आप बदल भी दीजिएगा ना, आप जैसे हम इसको लिख सकते हैं वृक्षे रामः आरोहति, आरोहति। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आरोहति, आरोहति वृक्षे रामः। क्या आपको हम लाजवाब चीज बता दिए। या संस्कृत में आपको उल्टा करके देखिए रामः वृक्षे आरोहति, तो इसका मतलब भी आपका यही होता है कि राम वृक्ष पर चढ़ता है। लेकिन यदि आप सॉरी बच्चों, लेकिन यदि आप वृक्षे रामा आरोहति, तो इसका मतलब भी यही है, मतलब दोनों सेंटेंस सही है। अगर आरोहति रामा वृक्षे यह भी लिखेंगे तो आपका यह सेंटेंस सही होगा। जबकि इंग्लिश और हिंदी में कर्म बदल देने से आपका सही नहीं होता है। संस्कृत इतना बढ़िया चीज है, इसीलिए कहा जाता है संस्कृत सभी भाषा का जन्मदाता है, जननी है। अगर हम दूसरा वाक्य की बात करें हम आपको, तो जैसे हम यहां भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं मैं एक विद्यार्थी हूं। आप बना सकते हैं एक विद्यार्थी हूं, आराम से बना सकते हैं, कोई हिचकिचाहट नहीं। इसमें आपका मैं का संस्कृत, एक का संस्कृत, विद्यार्थी का और हूं का, सभी का द्वंद्व है। तो आप बेहिचक बना सकते हैं। जैसे मैं का होता है बताए हैं अहम, समझ गए। एक का होता है एका, क्योंकि विद्यार्थी है, विद्यार्थिनी नहीं है। अगर विद्यार्थी लड़का होगा तब एका, लड़की होगा तो क्या होगा, एका हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें तो दोनों प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी तो हमको पता नहीं सर समझ में आ रहा है कि लड़का है कि लड़का है लड़की है, तो यहाँ लड़का होगा तो छात्रा, लड़की होगी तो छात्रा, समझ गए। यहाँ हूं का होगा अस्मि। आप कहिएगा कभी अस्ति लिखते हैं सर जी, कभी अस्मि लिखते हैं, तो इसके लिए भी हम आपको बताएंगे, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, दूसरे वीडियो में बताएंगे बहुत सुंदर से। तो हम इसको बदल के भी लिख सकते हैं, जैसे इसे लिख सकते हैं एकः छात्रः अहम अस्ति अस्मि, अस्ति अस्मि होगा प्यारे बच्चों, अस्ति नहीं अस्मि होगा, हूं है अस्मि होगा। तो देखिए यह इसका मतलब भी यही है, मैं एक विद्यार्थी हूं, और इसका मतलब भी वही है। यानी संस्कृत में कर्म बदल देने से कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। इतना बात आप समझ रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी और हिंदी में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, उसको अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कम से कम संस्कृत में जो है 1 2 3 4 5 6 कैसे लिखा जाता है, यह आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझ गए। संस्कृत में आपको 1 2 3 4 का सबका संस्कृत जानना मस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको दिक्कत होगा, नहीं बना पाएंगे आप, समझ गए। संस्कृत को हम आपको 1 2 3 में बताना चाहते। अब हम सबका थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको समय लेंगे तभी आपको बेसिक खत्म होगा, तब हम लोग आएंगे टॉपिक पर, समझ गए। तो जैसे हम आपको एक को बताए थे क्या लिखा जाएगा, पुल्लिंग में एका लिखा जाएगा, स्त्रीलिंग में क्या लिखा जाएगा, एका होगा, और नपुंसक लिंग में एकम होगा। उसी प्रकार दो का आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग में लिखेंगे द्वि, देखिए द्वि, लेकिन और स्त्रीलिंग और दोनों में द्वे द्वे, यानी स्त्रीलिंग, और यह देखिए पुल्लिंग के लिए, यह स्त्रीलिंग के लिए, यह नपुंसक लिंग के लिए। उसी प्रकार पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, यानी निर्जीव और स्त्रीलिंग दोनों के लिए द्वे द्वे प्रयोग होगा, द्वि होगा, दू का
संस्कृत। तीन का संस्कृत यदि बात करें हम लोग स्त्रीलिंग में, इस तीन का त्राया होता है पुल्लिंग में, और कोई लड़की रहेगा तो त्रिस्त्रा कहेंगे, त्रिस्त्रा ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, त्रिस्त्रा लिखेंगे, शिस्त्रा नहीं, त्रिस्त्रा, त्रिस्त्रा लिखेंगे। और कोई अथी रहेगा निर्जीव चीज रहेगा तो त्रिनी लिखेंगे। देखिए त्रिस्त्री, त्राया त्रिस्त्रा त्रीणी, त्राया त्रिस्त्रा त्रीणी, त्राया त्रिस्त्रा त्रीणी, यह पुल्लिंग के लिए, और यह आपका स्त्रीलिंग के लिए, यह नपुंसक लिंग के लिए होगा। यह सब आप याद रखेंगे बहुत ही सुंदर से, तभी आपको अच्छा होगा, आगे चलकर बनेगा। कहिएगा सर इसका लाभ क्या है, तो हम अभी बताएंगे, इसका लाभ भी बताएंगे, ऐसा नहीं हम आपको ऐसे बता देंगे। मान लीजिए 4 का संस्कृत अगर लिखना चाहे तो इसको भी आप 3 लिख सकते हैं। एक पुल्लिंग में आपका चत्वारा, चत्वारा प्रयोग कीजिएगा, चतस्र स्त्रीलिंग में प्रयोग कीजिएगा, चतस्र ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे चतस्र, चतस्र ऐसे दुबिंदा दीजिएगा, और चतवारी अगर नपुंसक रहेगा तो चतवारी प्रयोग करेंगे। आप कहिएगा इसका सर प्रयोग क्या है, तो प्रयोग आप बहुत अच्छा से जानते हैं। आपको अगर बनाने दे देगा कि आप सेंटेंस बनाने दे देगा, राजा दशरथ के 4 लड़के थे, 4 लड़के थे, तो आपको तो बहुत परेशानी होगा कि नहीं होगा। इसमें राजा का संस्कृत, दशरथ का, के का, 10 के का जरूरी नहीं है, तीसरी का कारक है, तो 4 का, लड़के का और थे का, इस सब का संस्कृत चाहिए। तो राजा का होता है निरीपा। तो देखिए आपको वह बहुत जरूरी होगा, क्या होगा, निरीपा। यहाँ दशरथ के चाहे राम के रहेगा तो अधाग स्व यो जोड़ दीजिएगा, बस हो जाएगा उसका के का, दशरथस्य। 4 का, अब देखिए लड़का क्या है, पुल्लिंग है, तो 4 का पुल्लिंग में हम लोग क्या कहे थे, चत्वारा लिखने के लिए, स्त्रीलिंग में चतस्र और नपुंसक में चतवारी लिखना है। तो हम लोग 3 चीज लिखते हैं, तो हम इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, चत्वारा, बहुत आसानी से प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद बालक लड़के हैं तो हम लिख देंगे बाल का, समझ गए, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, बाल का, समझ गए, कर सकते हैं, और आसानी से कर सकते हैं, बाल का कर दीजिएगा। चाहे आपका एक और भी बोल सकते हैं, इसको पुत्रा भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, पुत्रा। आसन, थे है तो आसन आप बोल सकते हैं, थे है तो आप क्या बोल सकते हैं, आसन। कहिएगा सर आसन उसन क्यों आप बोलते रहते हैं, कभी अस्सी आसन, तो वह सब बताएंगे बहुत अच्छा से। अगर दूसरा सेंटेंस अगर आपको बनाने को ही दे दे, वृक्ष में 4 फल है, वृक्ष में 4 फल है, 4 फल है, तो इस 4 के लिए अलग हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह निर्जीव है तो इसके लिए चतवारी प्रयोग करेंगे। तो वृक्ष में क्या होता है, वृक्षे, इसका क्या होता है संस्कृत, वृक्षे, क्या होगा, चतवारीन। अभी देखिए यहाँ क्या होगा, स्त्रीलिंग के लिए 4, तो चतवारी, चतवारी, और क्या होगा, फलम, फलानी लिख दीजिए, चाहे फलम लिख दीजिए, फलानी, समझ गए। है तो हम लोग लिखेंगे संति, है तो हम लिखेंगे संति, है तो हम क्या लिखेंगे, संति, समझ गए। है तो अस्थि, है तो संति, और थे तो आसन लिख सकते हैं, समझ गए। इतना बात अभी आप समझिए, आगे चल के इस सब के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, बहुत ही सुंदर से देखेंगे। अब हम लोग समझ गए, एक बार और आपको यह बता देते हैं, इसको रिवाइज करवा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 को क्या होता है, यह आपको रिवाइज करवा देते हैं। जैसे आपको 1 को क्या लिखते हैं, 2 को क्या लिखते हैं, 3 के क्या लिखते हैं, और 4 का क्या लिखते हैं, यह रिवाइज करवा देते हैं। जैसे 1 का हम लिखेंगे एकाह, 2 का लिखेंगे एकाह, समझ गए। और 2 का नहीं, 1 का पुल्लिंग में हम देखिए, एक पुल्लिंग के लिए है, यह स्त्रीलिंग के लिए है, यह नपुंसक के लिंग के लिए है। नपुंसक लिंग के लिए आपको हम बहुत सुंदर से बताए हुए हैं, समझ गए। तो हम इसको बताए हुए हैं, क्या कह सकते हैं, नपुंसक लिंग के लिए होगा एकम, एकम। थोड़ा बढ़िया से देख लेंगे, पीछे भी हम आपको बताए हुए हैं। दूसरा अगर द्वि की बात करें तो हम द्वि, द्वे, द्वे हो जाएगा। तीसरा की बात करें स्त्रीलिंग में तो त्राया,
त्रिस्त्राह, 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 त्रीनी, त्रीनी होगा। इसका क्या हो जाएगा बताइए? चत्वारी है, चत्वारा, क्या होगा इसका? चत्वारा, हाँ सही बोला, चत्वारा। और बोलो इसका क्या हो जाएगा? चत्वारा, चत्वारा। और होगा इसका चतस्र, जैसे होगा चतस्र। और क्या लिखाए थे आपको? चतस्र। और एक लिखाए थे चतवारी, चतवारी। मतलब यह भी 3 रूप होता है, लेकिन आप 5-6 को आप आराम से लिख सकते हैं। इसमें 3 रूप नहीं, इसमें स्त्रीलिंग रहे चाहे पुल्लिंग रहे चाहे कुछ भी रहे, तो इसको आप एक ही यूज कीजिएगा। समझ गए? 8, 9, 10 तक हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे 5 को हम पंच लिखेंगे, समझ गए? 6 को हम सट लिखते हैं, सट 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 सट। 6 को हम क्या लिखते हैं? सट लिखेंगे, बहुत सुंदर से लिख देंगे, सट लिख देंगे, समझ गए? तो 60 भी होता है इसका, ऐसा नहीं है। सप्त लिख देंगे, 7 को सप्ते लिख देंगे, 8 को अष्ट लिख देंगे, 9 लिख देंगे 9 को, और 10 को लिख देंगे, 10 लिख देंगे। 10 को क्या लिख देंगे? 10। बस इतना आसान है। आगे अगर कुछ याद रखना भी है तो आपको कम से कम देखिए, यह सब बहुत जरूरी है। जैसे आपको कुछ कह दे बनाने के लिए, यहाँ 6 लड़का है, 6 लड़की है, हम लिख सकते हैं यहाँ 6 लड़का है, लड़का है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 6 लड़का है। तो क्या हो जाएगा बोलिए? अत्र, यहाँ क्या ही देते हैं? 6 ऐसे लिखेंगे हम लोग, समझ गए? 6 लिखे दीजिए, ठीक है, या 6 ठीक है। या अत्र, अत्र, अत्र सट, अत्र सट, बालकः, बालकः, असंति कह सकते हैं, तो है तो संति हम लोग दे सकते हैं। बहुत आसानी से यह बात आप कह सकते हैं। यहाँ 6 लड़की है तो तत्व सट बालिका आसन कह सकते हैं, समझ गए? ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हम कहेंगे आपका एक लिख सकते हैं, वहां 6 लड़कियां है तो सब एक ही लिखेंगे। यहाँ लड़कियां है, लड़कियां थी, वहां 6 लड़कियां थी, तो क्या होगा? तत्र सट, तत्र सट, बालिका, बालिका, बालिका आसन हो गया आपका। इसका संस्कृत कितना आसानी से कह सकते हैं, जब आप जानेंगे तब। चाहे यहाँ आप निर्जीव चीज के बारे में भी लिखेंगे तो भी यही होगा। जैसे वृक्ष, वृक्ष में 6 फल है, 6 फल है, तो आसानी से लिख सकते हैं वृक्षे मतलब वृक्ष में, वृक्षे मतलब वृक्ष में, सट, सट फलानी, फलानी संति है तो संति दे देंगे, समझ गए? इतना आसानी से हम लोग कोई भी हिंदी से संस्कृत बदल सकते हैं, समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कहिएगा फलानी, फलाना, तीता, अंति, आपको हम पढ़ाएंगे, समझ गए? कैसे होता है उसको हम बहुत जल्द आपको पढ़ाएंगे। अब आप 11 को भी संस्कृत में सीख लीजिए, क्योंकि इसका भी यूज आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत सुंदर से मिलेगा। जैसे लिखल रहेगा हमारे विद्यालय में 12 शिक्षक और 14 शिक्षिका है, तो आप कैसे बनाइएगा? तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? 100% दिक्कत होगा। तो इसीलिए आपको अगर यह सब जानकारी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम 11 का संस्कृत कह सकते हैं एकादश, समझ गए? और 12 का संस्कृत कह सकते हैं द्वादश, 13 का संस्कृत हम कह सकते हैं त्रयोदश, त्रयोदश, और 14 का संस्कृत हम कह सकते हैं चतुर्दश, समझ गए? ये सब लिखाते हैं। इसका आप कहिएगा फायदा, तो फायदा जरूर होता है। क्या फायदा होता है? देखिए लिखल रहेगा हमारे विद्यालय में, हमारे विद्यालय में 12 शिक्षक तथा, चाहे और लिख दीजिए, और 14 शिक्षिका है, शिक्षिका है। तो क्या बनाइएगा आप बोलिए? आराम से बना सकते हैं। हमारा का होता है अस्माकम, अस्माकम, अस्माकम विद्यालय, विद्यालय मतलब विद्यालय। अब 12 के लिखेगा द्वादश, यहाँ दिखे हैं 12 का द्वादश, द्वादश होता है तो द्वादश आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद शिक्षका, 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 चौ मतलब और होता है, 14 का होता है चतुर्दश, अभी लिखे हैं चतुर्दश। शिक्षिका, शिक्षिका संति। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना पाए हैं। जब यह 1 2 3 4 आप जानते हैं
तब अगर आप इस तरह से आप कर ले रहे हैं तो आपका जो हम बताए थे अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 7 नंबर का, और पत्र लेखन, पत्र लेखन जो हम आपको बताए थे 8 नंबर का, अनुवाद जो हम आपको बताए थे 6 नंबर का, और वह देखिए हम निबंध लिख दिए थे उसको गद्यांश आप कह सकते हैं, गद्यांश कहेंगे, वह 13 नंबर का। यह पूरा 34 नंबर का दीर्घ उत्तरीय और 55 नंबर का आपका लघु उत्तरीय अथिसोरी नंबर ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या 55 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यह आपका सारा चीज बन जाएगा, बहुत ही सुंदर से बन जाएगा। जबकि इतना नंबर आपको फिजिक्स जानते हैं, पूरा फिजिक्स यदि पढ़ लीजिएगा ना, पूरा यदि फिजिक्स पढ़ लीजिएगा ना, तो भी आपको 27 नंबर आएगा। इतना बात आप याद रखिएगा, समझ गए। तो इतना आसान है और इतना आसानी से हम लोग इसको पढ़ेंगे तो, और हम आपको अभी तक कोई भारी लगा, कोई भारी नहीं लगा, तो कुछ और भी देख लेते हैं हम लोग न अथी अंक के बारे में। जैसे 15 को, 16 को, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को हम लोग क्या लिखते हैं वह भी देख लेते हैं। 15 को लिखते हैं पंचदश, बहुत आसान से लिखते हैं। 16 को षोडश, समझ गए। 17 को हम लिखते हैं सप्तदश, सप्तदश लिखते हैं। 18 को अष्टदश लिखते हैं, अष्टदश लिखते हैं। यह देखिए 19 को हम लिखते हैं नवदश, या इसको कहते हैं एकोन विसंति, एकोन विसंति। तो 20 को लिखते हैं विसंति, इसीलिए एकोन विसंति उसको कहते हैं एकम विसंति है, समझ गए। अब थोड़ा सा अगर बात करें हम लोग 23 भी लिख सकते हैं, एक विसंति, एक विसंति है, समझ गए। अब यहाँ 22 का भी लिखना चाहेंगे तो द्वि विसंति लिख सकते हैं बहुत अच्छा से। 22 को लिखेंगे द्वाविसंति, द्विविसंति, ऐसे कह सकते हैं, समझ गए। बहुत अच्छा से हम लोग 23 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं त्रिविसंति, त्रयाविसंति भी लिख सकते हैं, समझ गए। त्रयोविसंति, विसंति, बहुत अच्छा से आप लिखते जाइए और आराम से आपका सब कुछ बन जाएगा, कोई भी दिक्कत होने की बात नहीं होगा। देखिए यह भी लिख सकते हैं 24 को हम चतुर्विसंति, समझ गए। और 25 को लिख सकते हैं पंचविसंति। इतना आसान है, आप बहुत ही लाजवाब तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम 27 को भी लिख सकते हैं क्या सप्तविसंति। 28 को भी लिख सकते हैं हम लोग अष्टाविसंति, अष्टाविसंति। 29 को भी लिख सकते हैं नवविसंति। 30 को थोड़ा सा बदल को होता है त्रिसंत, त्रिसंत, समझ गए। इतना बात याद रखते हैं तो काफी है। अब आप 30 हो गया ना, अब 10-10 करके आप याद कर सकते हैं, समझ गए। 10-10 करके आप याद कर सकते हैं, 30 तक हो गया। तो अब हम 40 को 50 को ऐसे करके हम लोग लिख के याद कर सकते हैं, समझ गए। 40, 50, 60, 70 यह सब लिख के हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे हम 40 को यदि बात करें तो इसका हो गया चतबारी सत, चतबारी सत हो जाएगा। 50 का हो जाएगा पंचाशत हो जाएगा। 60 का हो जाएगा आपका षष्ठी हो जाएगा, षष्ठी हो जाएगा। 70 का हो जाएगा सप्तती हो जाएगा, सप्तती हो जाएगा। और 80 का हो जाएगा अशीति हो जाएगा। और 90 का आपका हो जाएगा नवंती हो जाएगा। 90 का हो जाएगा नवंती हो जाएगा। और 100 का हो जाएगा शतम हो जाएगा, समझ गए। इतना बात आप बहुत ही सुंदर से समझ चुके हैं, समझ गए। आप आराम से 1-2 बार लिखिएगा तो हो जाएगा, समझ गए। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा। जैसे 200 की आप लिख सकते हैं द्विशतम हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं। 300 का आप लिख सकते हैं, क्या होगा त्रिशतम हो सकता है, समझ गए, त्रिशतम हो सकता है। और 400 का क्या होगा बताइए संस्कृत में, तो हो जाएगा चतबार शतम हो सकता है। उसी प्रकार शतम, शतम मतलब 100 होता है, 4 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, 400 हो जाएगा। 500 का लिखना है तो पंचशतम लिख दीजिए, पंचशतम लिख दीजिए, हो जाएगा आपका। उसी प्रकार आपका 600 को यदि लिखना है
तो सठ सतम लिख दीजिए, सठ 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 लिखिए, सठ सतम हो जाएगा, समझ गए। उसी प्रकार आप 700 का भी लिख दीजिए, सप्त शतम हो जाएगा, समझ गए, सप्त शतम हो जाएगा। और उसके बाद हम आपको आगे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना लिखने की जरूरी नहीं है। हम लोग 1000 लिख देते हैं, 1000 के लिखते हैं सहस्त्रम, 1000 को क्या लिखते हैं, सहस्त्रम। आप कहिएगा इतना आप काहे लिखा रहे हैं सर, काहे पागल हो गए हैं? तो नहीं, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आज वहां अनुवाद करने के लिए पूछा जाएगा, आज वहां 1000 लोग हैं, तो अब क्या बनाइएगा उस समय? आप सोचने लगिएगा, दिक्कत होगा कि नहीं। आज का होता है अध, वहां का होता है तत्र, 1000 का हम अभी बताए हैं सहस्त्रम, सहस्त्रम। लोक का होता है जना, लोक का क्या होता है, जना। बहुत अच्छा से लिख सकते हैं। संति है का क्या होता है, संति। कितना आसानी से बना दिए, अगर वह आप जानते हैं तब। यदि नहीं जानिएगा तो होगा, नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो बहुत अच्छा से हम आपको बता दिए। और भी अगर कुछ जानना है तो आप जान सकते हैं। 10,000 को क्या कहते हैं, 10,000 को संस्कृत में क्या कहते हैं, आयुतम कहते हैं। अगर हम बात करें तो 1,00,000 को क्या कहते हैं, 1,00,000 को क्या कहते हैं, लक्षम कहते हैं। 1,00,000 और करोड़ का क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। 1 करोड़ को क्या कहते हैं, करोड़ को क्या कहते हैं, तो हम कोटि कहेंगे, कोटि कोटि, समझ गए। इतना बात आप याद रखेंगे, समझ गए। तो अब आपका आराम से हम समझ रहे हैं कि जितना भी यथी है आपको याद हो गया। अब इसमें हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि याद करने वाला वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग तो आपको जानते हैं, जब तक कोई व्याकरण पढ़ते हैं किसी का हिंदी आप जानिएगा, जैसे यहाँ वहाँ, खेलना कूदना, और जो सामान्य वाक्य है हम तुम वह सब, यह सब का संस्कृत जान पाइएगा तभी अनुवाद कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। उसके लिए हम कुछ लिख कर रखे हैं, हम आपको फटाफट लिखते हैं, वो आप देख देख लिखिएगा। हम भी देख देख के आपको लिखा दे रहे हैं। जैसे आपको हम पहले भी बताए हैं, इसका संस्कृत आपको दोबारा लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं। क्या संस्कृत शब्द, देखिए संस्कृत शब्द, इधर लिख देते हैं हिंदी शब्द, इधर क्या लिख देते हैं, हिंदी शब्द। तो देखिए आप संस्कृत से हिंदी बनाइएगा। जैसे सह का संस्कृत अगर पुल्लिंग है तो वाह हो जाएगा, सह पुल्लिंग रहेगा तब हम सह का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग रहेगा तो सा का प्रयोग करेंगे। यश का भी मतलब वाही होता है। लेकिन अगर नपुंसक लिंग रहे तो हम लोग तत्प्रयोग करेंगे। क्या इसके लिए यश का भी हिंदी वाही होता है, या होता है निर्जीव चीज कहिए या नपुंसक कहिए। तो देखिए इसका प्रयोग क्या होगा, जैसे लिखेंगे हम वह सुंदर है, तो वह सुंदर है तो लड़का का बात हो तो सह लिख सकते हैं। देखिए लिखेंगे ना वह सुंदर है, तो लड़का की यदि बात करें तो हम लोग सह करेंगे। पुल्लिंग है तो सह लेंगे, स्त्रीलिंग है तो सा लिखेंगे। लड़का का बात लिखेंगे सुंदर तो सुंदराह, सुंदराह, सुंदराह अस्ति लिख सकते हैं। लेकिन यदि लड़की कोई सुंदर है तो उसके लिए हम लिखेंगे साह, सुंदरा, सा विसर्ग नहीं देंगे, साह देंगे, ये लिखेंगे साह सुंदराह अस्ति। इतना बात लिख देंगे। इतना बात आपको याद होना चाहिए। या तो हम आपको पहले बता चुके हैं, त्वम लिखिए या त्वम लिखिए, यह दोनों एक ही होता है, इसका मतलब होता है तुम। अहम मतलब आपको हम बता चुके हैं, होता है मैं। अहम मतलब क्या होता है, मैं। वयम मतलब हम बता चुके हैं आपको, हम सब, हम सब। यह सब आपका वर्ड मीनिंग आप लिखिए। कुछ कुछ हम आपको लिखाते हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना होगा, तभी आपको आगे गाड़ी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जैसे ते मतलब आपको लिखा है वे सब, यह क्या होगा, पुल्लिंग के लिए होगा। आहिस्ता कर देंगे तो उसका मतलब भी वे सब होगा, स्त्रीलिंग के लिए होगा। लेकिन तानी कर देंगे तो इसका मतलब वे सब ही होगा, लेकिन यह स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के लिए होगा, यह याद रखेंगे। जैसे हम एक सर्वे मतलब क्या होता है याद रखेंगे, सर्वे मतलब होता है सभी, यह पुल्लिंग के लिए होता है। और सर्वा मतलब होता है यह सभी होता है, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए होता है। कॉपी में लिखते जाइए। सर्वाणी मतलब होता है सभी, लेकिन यह नपुंसक लिंग के लिए होता है। यह बात अब बहुत सुंदर से याद रखेंगे। अगर वे सब लड़के हैं
तो आप यह सब याद रहेगा तभी आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। जैसे हम इसका भी सेंटेंस लिख सकते हैं कि हम लोग अत्र मतलब क्या होता है, अत्र मतलब होता है यहाँ होता है, अत्र मतलब यहाँ होता है, तत्र मतलब क्या होता है, वहां होता है। यह सब आप कॉपी में लिखिए और याद कर लीजिएगा, हम भी भूल जाते हैं, समझ गए, इसलिए आप लिखते रहिए तभी आपका याद होगा। अब कुत्र मतलब होता है कहाँ होता है, और एकत्र मतलब क्या होता है, एकत्र मतलब होता है आपका एक जगह, एकत्र मतलब क्या होता है, एक जगह होता है। और सर्वत्र मतलब क्या होता है, सर्वत्र मतलब होता है सब जगह होता है, सब जगह होता है। और परत्र मतलब क्या होता है, दूसरी जगह होता है, परत्र मतलब क्या होता है, दूसरी जगह होता है। इतना बात आप याद रख सकते हैं। आप देखिए जैसे हम इसमें कुछ कह सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, राम पढ़ने कहाँ जाता है, तो ये सब याद रहेगा तब नहीं आप बना पाइएगा। राम पढ़ने कहाँ जाता है, तो देखिए वर्तमान काल की बात हो रहा है, तो अभी आपको यह अभी समझ में नहीं आएगा, काहे कि मूल धातु तो आपको हम बताए नहीं है कि गच्छ होता है उसका जाना को, समझ गए। तो अभी तत्काल आप सबका संस्कृत लिख के आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। इसका है का संस्कृत यहाँ नहीं लगेगा, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे वह जाता है ही गोज लिखते होंगे, है का संस्कृत तो देते नहीं है, इसलिए हम यहाँ भी नहीं देंगे, लकार यहाँ भी पढ़ेंगे काल, लेकिन आप यहाँ तत्काल आप बना सकते हैं। रामा पढ़ने होता है पाठ्यनाय, पाठनाय कहाँ का होता है, कुत्र अभी बताए हैं, और जाता का होता है गच्छन्ति। राम क्या होता है, प्रथम पुरुष के एक वचन में है, इसलिए ऐसा होता है। इतना बात आप याद रखेंगे। आगे भी कुछ वर्ड मीनिंग लिखेंगे हम लोग, बहुत सारा चीज, तो तभी आपका हो पाएगा। कुछ वर्ड मीनिंग आपको लगभग 50-25 याद रहना चाहिए। जैसे कदा का हिंदी होता है कब, या तदा का होता है क्या होता है, तदा का तब होता है, ये तदा है प्यारे बच्चों। और उसके बाद यदा का संस्कृत हिंदी होता है जब, समझ गए, यदा का हिंदी क्या होता है, जब होता है। बहुत अच्छा से आप यह सब याद कर सकते हैं, समझ गए। 1 मिनट में आपको यह सब याद हो जाएगा, समझ गए ना। तो जैसे यदा हो गया, जब हो गया। अब आ जाइए, अब हम पढ़ेंगे सर्वदा। सर्वदा का क्या होता है, हमेशा। और एकदा का होता है एक बार, एकदा का होता है एक बार, एक बार। तो समझिए यहाँ जहां भी आपको अगर रहेगा, एक बार जंगल में एक राजा था, यह भी लिखेंगे तो आपको एक बार का तो संस्कृत चाहिए था, चाहिए का नहीं चाहिए, बहुत आसान से चाहिए। बिना बनले तो यह होगा नहीं, तो आपको याद करना होगा, पक्का याद करना होगा, समझ गए ना। बिना याद किए हुए यह सब सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे हम लिख सकते हैं, एक बार जंगल में, जंगल में एक राजा था, एक राजा था। तो एक बार जंगल में एक राजा था, तो इसका यदि संस्कृत हम लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, बोलिए। एक बार का अभी हम लिखा है क्या है, एकदा, तो क्या लिखेंगे, एकदा। जंगल में तो हम बताए हैं कि एक बार का हो गया, जंगल में हम बताएं कि में रहे तो जंगले लिख दीजिएगा, जंगले कारक है तो हम बताएंगे जंगले लिख दीजिएगा। या आप इसको लिख सकते हैं बने, या क्या लिख सकते हैं, बने, बने। एक का आप जानते हैं इस पुल्लिंग है तो एक का, राजा का होता है निरपाह, राजा का क्या होता है निरपाह, था है तो आशित लिख दीजिएगा। कितना आसानी से आपको बन जाएगा। जब आपका यह सब याद रहे तब, बिना याद किए हुए आपका यह सब नहीं बनने वाला है प्यारे बच्चों। इसलिए आप बहुत सुंदर से यह सब याद कर लीजिएगा, लिख लिख कर। और इस संस्कृत हम कहते हैं आपको तदा प्रभृति। तदा प्रभृति मतलब आपका होता है, तदा प्रभृति मतलब आपका, सॉरी बच्चों ये कलम थोड़ा स्लो हो गया, 1 सेकंड रुकिए। हाँ, तदा प्रभृति मतलब होता है कब से। अब समझिए इसमें कब का तो हम बताए, कदा मतलब कब, यानी प्रभृति मतलब से होता है, प्रभृति। प्रभृति मतलब क्या होता है, प्रभृति मतलब होता है से, समझ गए। और अवधि मतलब होता है तक, अवधि मतलब क्या होता है, तक। ये दोनों हम चिपका देंगे तब वही पढ़ेंगे। जैसे हम कहेगा कब तक, तो हम कहेंगे कदा भी, कदाब्धि, कदाब्धि मतलब
कब तक, कब तक, समझ गए। तो जैसे हम पढ़ेंगे तदा प्रभृति, मतलब हो जाएगा तब से। अब इसी को तदावधि, मतलब तब तक, बहुत आसानी से कह सकते हैं, समझ गए। इसको भी कहते हैं आधावधि, मतलब आज तक, अवधि मतलब तक होता है, तो आध मतलब आज होता है, तक हो गया। तो हम यह भी लिख सकते हैं अध मतलब क्या होता है, आज। बहुत आसानी से यह सब आप लोग याद कर लेंगे, तभी आपका आगे होगा, नहीं तो दिक्कत होगा, समझ गए। और भी कुछ वर्ड लिख कर रखे हुए हैं हम लोग, देखिए यह भी आपको याद करना होगा। क्या याद करना होगा, जैसे आप लिखिएगा किम, किम मतलब क्या होता है, किम मतलब क्या होता है, कथम मतलब क्या होता है, कथम मतलब कैसे होता है। उसके बाद किमर्थन, किमर्थम, किमर्थम मतलब क्या होता है, किस लिए होता है, किमर्थम मतलब क्या होता है, किस लिए होता है, इतना बात याद रखेंगे। और कुतः मतलब होता है कहाँ, यह आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। कदा मतलब कब होता है, यह तो हम पहले लिखा चुके हैं। कदा मतलब क्या होता है, कब होता है, यह तो हम पहले लिखा चुके हैं। बहुत सुंदर से आप यह सब याद रखिएगा। थोड़ा सा और देख लीजिए, पुत्र मतलब होता है कहाँ, यह याद रखेंगे। कह मतलब होता है कौन, यह जो होता है पुल्लिंग के लिए कौन, लेकिन यही का जो होगा इसका मतलब भी होता है कौन, का मतलब भी होता है कौन, लेकिन यह स्त्रीलिंग के लिए होता है। लेकिन कतमम, कतमम मतलब क्या होता है, कौन सा, कतमम मतलब होता है कौन सा, यह भी आप याद रख सकते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से, समझ गए। और थोड़ा सा सेंटेंस याद रखिएगा कि मैं, यह तो हम लिखा चुके हैं। अहम, वाह, यह हम लिखा चुके हैं। सह, आप आपका तो होगा त्वम, त्वम मतलब तुम, और तो त्वम मतलब क्या हो जाता है, आप हो जाता है, या तुम भी लिखिएगा तो भी त्वम हो जाएगा। हम लोग का अगर बात करें, हम लोग का क्या होता है, कई बार बता चुके हैं, हम लोग का वयम होता है। क्या होता है, वयम होता है। हम लोग का वयम होता है, वयम होगा, वयम होगा, समझ गए। हम लोग का क्या होता है, वयम होता है, वयम, या तो हम पढ़ चुके हैं। है का इंग्लिश संस्कृत क्या होता है, अस्थि होता है। था का संस्कृत क्या होता है, आशित होता है। यह छोटा छोटा चीज आपको याद रखना होगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो संस्कृत बनाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए और भी हम बता देते हैं, क्या का किम होता है, और क्या होता है, कौन का होता है, आप समझिए। और कैसे का अगर लिखना होगा तो कथम लिख सकते हैं, समझ गए। और कब का आपको लिखना होगा तो कदा लिख सकते हैं। किस लिए का अगर लिखना होगा, किस लिए का अगर संस्कृत लिखना होगा किमर्थम लिख सकते हैं, समझ गए। किसका का आदि लिखना होगा संस्कृत तो आप कस्य लिख सकते हैं, कस्य, ऐसे होगा कस्य, समझ गए। आराम से आप यह लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से यह आप बहुत ही लाजवाब तरीके से इसको आप लिख के याद कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर देखना चाहेंगे तो और लिख लीजिए, जैसे और का संस्कृत होता है अभी, और का संस्कृत अभी या चौ आप कह सकते हैं। यहां से अगर बात करें तो हम इताह कह सकते हैं। आज भी बात करें, आज भी बात करें तो अधपी, अधपी, अधपी अगर कह सकते हैं, समझ गए। यह सब संस्कृत है, आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा से आपको याद हो जाएगा। और आज का यह बेसिक क्लास आपको कैसा लगा यह जरूर लिखेंगे। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हम जितना बेसिक चीज बताए, आज कुछ विशेष बताए नहीं, लेकिन जितना भी बताए हैं उसको आप 2 बार 3 बार लिख कर प्रयास कीजिएगा। एक को स्त्रीलिंग में क्या होता है, पुल्लिंग में क्या लिखा जाता है, यह सब बहुत ही सुंदर से आप याद कर लीजिएगा, तभी आपका हो पाएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा, समझ गए। यह हम आपको बहुत ही आसानी से यह सब कुछ बता चुके हैं, नहीं आप पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको आगे चलकर संस्कृत व्याकरण में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको संस्कृत में बहुत सुंदर से गद्यांश पढ़ने आ जाएगा, उससे आधारित प्रश्न बनाने के लिए भी आ जाएगा, समझ गए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय